हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स क्लास 12। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में हम लोग बेटा पीछे से चलेंगे 9.6, फिर 9.5, फिर 9.4, देन 9.321। ठीक है, 9.3 आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो हम लोग 9.6 करेंगे, 9.5 करेंगे, 9.4 करेंगे, 9.2 करेंगे, 9.1 करेंगे। 9.3 डिलीटेड है। ठीक है, हालांकि मैं उसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा, जिसको देखना होगा वो देखेगा। चलो देखो, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9। इसमें अपना पहला आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.6। अब 9.6 क्या है? 9.6 है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एलडीई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं एलडीई। ठीक है, तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले होती क्या है ये समझो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना होगा। दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक होगा जनरल सॉल्यूशन, एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन वो होता है बेटा जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप उसको सॉल्व करो तो जो फंक्शन आएगा वो आपको फैमिली ऑफ कर्व देगा। समझो, देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, सबसे पहले तो ये जानो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। 9.6 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो तो बात की बात है, पहले ये जानो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे बोले तो डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, हाँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जहां भी डी वाई या डी एक्स टाइप का टर्म इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन रहा होगा उसको हम दो बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, किस ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा? तो इसका ऑर्डर जो है वो है 2। ठीक है, और डिग्री क्या है इसकी? डिग्री क्या है बेटा? इसकी डिग्री है 1। ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग? ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए देखो, मान लो सपोज कर लो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। मान लिया ये भी एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहली बात बेसिक, अभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग 9.6 से शुरू कर रहे हैं, 9.1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए आपको हम पहले डिग्री और ऑर्डर बता दें। ठीक है, क्योंकि 9.1 में अगर शुरू किए होते 9.1 से, तो वहां सबसे पहली एक्सरसाइज 9.1 में यही बताया गया है कि डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। चुन्नू सी चीज है, समझ लो। देखो, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव क्या होता है भाई? डी वाई बाई डी एक्स को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, तो बेटा इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर की या हाईएस्ट पावर की डेरिवेटिव कौन सी है? देखो, एक तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है और एक है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हायर ऑर्डर है या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू? बट ऑब्वियस है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हाईएस्ट ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू यहां भी है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू यहां भी है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 3 है, तो क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहां पे डी टू वाई की हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे जो डिग्री हो जाएगी, इसके लिए जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा बेटा हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो 2 सेकंड ऑर्डर का है ना। देखो, दो बार डिफरेंशिएट किया गया ना, तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसका ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगी 1। सॉरी, डिग्री होगी 3 नॉट 1। ठीक है, 1 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 1 है और इसी सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 3 है। 1 इज नॉट द हाईएस्ट पावर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी और ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ये तो ऑर्डर और डिग्री की बात हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि डिग्री और ऑर्डर के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होता है, वो भी जान लें, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा उल्टा अगर हम लोगों ने शुरू किया है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो सुनो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया होगा, क्या आया होगा? सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दो बार डिफरेंशिएट, सेकंड ऑर्डर है ना, तो दो बार डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कोई y का एक फंक्शन आएगा,
y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब चूंकि इसका जो फंक्शन आएगा वो मुझे पता है, वो क्या आएगा, वो आएगा a साइन ऑफ x प्लस बी। ठीक है, ये इसका एक फंक्शन आया। इसका मतलब ये है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अगर हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दें इसी फंक्शन को, तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हम यहीं पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन ये होगा। भाई हम जानते हैं ना कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो भाई अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन ला रहे हैं, दैट मींस कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये फंक्शन आ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फंडा समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है। यार डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मोटा मोटी ये समझो कि भाई हमको अभी तक जो इंटीग्रेशन पढ़े थे उसी इंटीग्रेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब सुनो और एक बात जानो, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी डिग्री की हो सकती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है, ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ हमको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ही हमारे सिलेबस में है, सॉल्व करना। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी ने हमको कहां पे लाके छोड़ दिया, बहुत सस्ते में छोड़ दिया। क्या कि हमको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, पूरा जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, इन सब में आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही मिलने वाली है। ठीक है, 9.1 में आपको मिलेगा क्योंकि वहां डिग्री और ऑर्डर पूछा गया है ना, सॉल्यूशन तो पूछा नहीं गया। जिस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है वहां सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होगा, समथिंग dy by dx इक्वल्स टू समथिंग करके, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ dy by dx ही होगा। मतलब आपको इंटीग्रेट सिर्फ एक ही बार करना होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तभी तो यहां से जब आप एक बार इंटीग्रेट मार दोगे तो आपको y इक्वल्स टू समथिंग कुछ f ऑफ x मिल जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को। ठीक है, बात को समझ रहे हो। इसका मतलब कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कैसे होगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो सुनो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE 2 तरीके की होती है। पहला टाइप 1 देखो, टाइप 1 क्या है, टाइप 1 होता है dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट 1 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx, d2y upon dx2 है क्या, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर की है। अब सुनो, अगर इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो वो आपको समझना क्या है कि वो LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर ये जो आपका P और Q है, ठीक है, ये जो P और Q है, P एंड Q इज अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q इस फॉर्म की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वहां पे p और q या तो फंक्शन ऑफ x होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, या dy by dx है ना, इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तभी तो आप x के रिस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे। ये जो y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है ना, तभी तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे या इंटीग्रेट। भाई जो फंक्शन हो रहा होगा y इक्वल्स टू समथिंग f ऑफ x, तभी तो उसको डिफरेंशिएट करके आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तभी तो आपका वो फंक्शन आएगा। तो यहां पे p और q फंक्शन ऑफ x हो सकता है, y नहीं हो सकता। अगर dy by dx दिया हुआ है तो p और q फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब क्या है, कैसे हम पहचानेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स देखो, या तो आप dy by dx प्लस p और q कुछ भी हो सकता है,
या तो फंक्शन ऑफ एक्स या तो कांस्टेंट। मान लिया कि p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू e की पावर x है, e की पावर x इज अ फंक्शन ऑफ x, तो p इंटू वाई, तो p इंटू वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट या सम फंक्शन cos x मान लिया। हमने p और q दोनों को फंक्शन मान लिया। कोई बच्चा कहे कि नहीं सर ऐसे नहीं, हम ये मानना चाहते हैं कि dy बाई dx प्लस e की पावर x या x स्क्वायर मान लो, ये भी तो एक फंक्शन है, x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 5। हम q को कांस्टेंट लेना चाहते हैं, एकदम सही बात है, वो भी सही है, ये भी एक एलडीई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एलडीई है। कोई बच्चा कहे नहीं सर हम ये लेना चाहते हैं कि dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू log x, ये भी सही है, ये भी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू log x है। तो p और q जरूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन ऑफ x है तो दूसरा भी फंक्शन ऑफ x हो, कोई जरूरी नहीं है। एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है, दूसरा कांस्टेंट हो सकता है, या दूसरा फंक्शन ऑफ x हो सकता है, पहला कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप है। अब टाइप 2 देख लो, यहीं पे टाइप 2 देखो, टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 2 की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी dx अपॉन dy प्लस p, अब यहां पे p लिए हैं तो यहां पे p डैश ले लो, p डैश y इक्वल टू q डैश मान लिया। p डैश और q डैश है कुछ नहीं यार, बस यहां पे p q ले लिए थे तो अलग करने के लिए p डैश और q डैश कर दिया। ठीक है, अब समझो यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x था भाई, तो इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करना था। यहां पे x इज अ फंक्शन ऑफ y है, यहां पे x इज अ फंक्शन ऑफ y है, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ठीक है, और यहां पे ये जो p डैश और q डैश है ये क्या होगा, p डैश एंड q डैश इज अ फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। या तो ये फंक्शन ऑफ y होंगे या तो ये कांस्टेंट होंगे। समझो यहां पे p और q क्या थे, फंक्शन ऑफ x थे या कांस्टेंट थे। यहां पे p डैश और q डैश या तो फंक्शन ऑफ y होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये पूरी की पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी ऐसे फंक्शन x से आई होगी जो कि वेरी कर रहा होगा y के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो dx बाई dy है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, कुछ ऐसा मिलेगा हमें। यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें y इक्वल्स टू f ऑफ x मिलेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा ना, यहां पे x इज अ फंक्शन ऑफ y मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे x इज अ फंक्शन ऑफ y है यार, ये डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू y हुआ है, दैट मींस कि ये इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू y ही होगा। यहां पे ये डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस कि ये इंटीग्रेट भी होगा विद रिस्पेक्ट टू x। आ रही बात समझ में? फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ dy बाई dx है और यहाँ dx बाई dy है, लेकिन इसी में पूरी कहानी बदल गई। यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर बदल गया, ये dy है ये dx है। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन उसके ऑपरेटर पर डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो था वो dy था, दैट मींस कि जब इंटीग्रेट करोगे तो dy के रिस्पेक्ट में ही करोगे और फंक्शन आपको x मिलेगा जो कि वेरी कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ y। सो x इज अ फंक्शन ऑफ y यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो जैसे कि dx बाई dy प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू साइन y। देखो p डैश और q डैश इज अ फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, या तो y का फंक्शन हो सकता है या तो कांस्टेंट हो सकता है। तो हमने p को क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, और q को क्या ले लिया, फंक्शन ऑफ y ले लिया, साइन y। अब देखो एक चीज और चेंज है, यहां पे dy बाई dx था तो यहां पे p इंटू y था, यहां पे p इंटू y था, ये गलत लिख दिया यार मैंने, यहां पे y नहीं होगा भाई, यहां पे x होगा। आई एम सॉरी, ये ध्यान रखना, इसको समझ लेना भाई, ये x होगा, y नहीं हो सकता। यहाँ पे dy बाई dx था ना, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x था, तो यहाँ पे y चल रहा था, यहाँ पे dx बाई dy है, x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो, तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर हम ये नहीं लिखना चाहते, हम लिखना चाहते हैं dx बाई dy प्लस e की पावर x e की पावर y, क्योंकि p डैश और q डैश इज अ फंक्शन ऑफ y होगा ना, तो e y इंटू x इक्वल्स टू 5। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे p डैश इज अ फंक्शन ऑफ y हो गया और q डैश कांस्टेंट हो गया, एकदम सही बात, ये सही है। तो ये बच्चा भी सही है, ये बच्चा भी सही है। किसी तीसरे बच्चे ने कहा नहीं साहब हम तो dx बाई dy इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, dx बाई dy प्लस हम log ऑफ y इंटू x इक्वल्स टू cos y लेंगे, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि उसने p डैश q डैश दोनों को फंक्शन ऑफ y ले लिया। समझ में आ गई बात? तो ये थे आपके दो टाइप, इसके एलडीई के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो सर आपने टाइप तो बता दिया, अब जरा इसका सॉल्यूशन भी बताइए। तो सब्र करो, आ रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं पहले टाइप 1 की सॉल्यूशन की, फिर हम लोग बात करेंगे टाइप 2 के सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखो
इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं हम, क्योंकि यार मेनली हमको तो सॉल्व ही करना है ना डिफरेंशियल इक्वेशन को, चैप्टर का नाम ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, मेन मुद्दा तो वही है ना भाई, करना तो हमको सोल्यूशन ही है, इसका सॉल्व ही करना है हमको। चलो देखते हैं टाइप 1 का सोल्यूशन क्या होता है। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप 1 की। टाइप 1 की जो एलडीई थी वो क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, सोल्यूशन। तो इसमें इसका जो सोल्यूशन होगा, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व इसको, इस एलडीई को। तो देखो दो स्टेप में ये सॉल्व होता है। पहला स्टेप होता है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आई एफ, ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। पी क्या है, यहां y के आगे जो भी, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, और अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन। ये क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 क्या है, जनरल सॉल्यूशन, सीधा जनरल सॉल्यूशन। अब देखो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आप उसका जनरल सॉल्यूशन देते हो। ठीक है, जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, या ये चीज नोट कर लो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लिया d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0 है, और आपने इसको सॉल्व करके कोई y इक्वल्स टू fx लिखा, मैंने बताया था ना कि ये इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा a साइन ऑफ x प्लस b, बताया था ना मैंने। तो यहां पे देखो ये जो फंक्शन आया y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आता है तो यहाँ पे a और b ये दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, यहाँ कुछ वैल्यू होती, समथिंग मान लो 2 sin x प्लस 5 या कुछ भी, a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जहां पे कोई जहां कोई कांस्टेंट आ जाए, a b ऐसा कुछ आ जाए, वो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ये ध्यान रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जब भी सॉल्व करोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, चाहे वो 9.1 हो, 9.2 हो, 9.3 हो, 9.4 हो, 9.5, 9.6, कुछ भी, कहीं दुनिया की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है, सिर्फ आपके 12th की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप सबसे पहले उसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। एक बार जनरल सॉल्यूशन आ गया, उसके बाद कुछ कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस को जब आप पुट करोगे तब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है, आपको सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमारे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, उसका जनरल सॉल्यूशन। तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा टाइप 1 की एलडीई का, ठीक है, ये क्या है, एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एलडीई का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका dx इंटीग्रेशन। बस ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, यही फाइनल आंसर है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होता था, हो गया, खत्म, दैट्स इट, खत्म। समझ रहे हो, तो ये तो टाइप 1 के लिए था। अब यहीं पे टाइप 2 के लिए देख लो, इसको नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं। कुछ नहीं है यार, टाइप 2 में भी सब कुछ भाई, जहां जहां पे dx है वहां वहां पे बस dy आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो dx बाई dy था, जहां y था वहां x आ गया था, तो यहां पे भी जहां x है वहां y आ जाएगा, बस चीज यही। अब देखो इसी में मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, अगर टाइप 2 की हम बात कर लें, यहां पे टाइप 2 की बात कर लें और ये dx अपॉन dy हो जाए, तो इसको हमने p डैश और q डैश कहा था, ये x हो गया था। ठीक है, यहां पे x इज अ फंक्शन ऑफ y चल रहा था, तो इसमें भी पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मेरे भाई e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dy, क्योंकि यहां पे सारा काम dy के रिस्पेक्ट में चलेगा, वहां dx के रिस्पेक्ट में चल रहा था, यहां dy के रिस्पेक्ट में चलेगा। ये x है, x इक्वल्स टू q डैश, ये है टाइप 2। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहां y था तो यहां पे x कर दो, और यहां q था तो q डैश कर दो, बाकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx नहीं dy, ये इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू dy। खत्म हो गया, टाइप 1 टाइप 2 दोनों खत्म। तो क्या टाइप 1 का सॉल्यूशन जो अगर एक बार हमने सीख लिया तो टाइप 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टाइप 2 में भी करना तो वही है, बस खाली वहां पे आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, यहां पे आप dy और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, आगे बढ़े, चल। तो ये तो हमारा टाइप 1 और टाइप 2 हो गया। अब देखो 9.6 में आपको सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 ही मिलने वाला है, और इन दोनों का ही सोल्यूशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपकी 9.6 एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन में करा के आपको एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सीआरटी का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y
इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। अब सुनो, अब ये हमें दिख रहा है ना कि ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप का कुछ इक्वेशन है। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। सिंपली हमें दिख रहा है कि यार जो p है, p क्या है 2 है, और q क्या है, q की वैल्यू साइन एक्स है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये। ठीक है, तो अब अगर टाइप 1 की इक्वेशन दिख गई हमको, टाइप 1 की इक्वेशन की सोल्यूशन क्या बताया था मैंने अभी मैंने बताया था ना क्या, कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है 2x, वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर 2x। अब यहाँ पे प्लस सी, देखो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है ना, तो यहाँ पे प्लस सी हम नहीं लगाते। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो एकदम फाइनल आंसर में लगाते हैं, लास्ट में, बीच में कहीं भी हम कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते। अगर लगाएंगे भी तो वो लास्ट में जाके कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हम नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया भाई हमारा 2। तो ये याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है 2। सुनो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया e टू द पावर 2x। अब सुनो, इसका जनरल सोल्यूशन हम लोगों ने लिखा था, वो क्या था, जनरल सोल्यूशन। टाइप 1 का जनरल सोल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx। यही तो लिखा था हम लोगों ने। ठीक, तो यहां से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू है साइन x, तो साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x का dx। अब देखो यहां से अगर हम आइलेट लगाएं, आइलेट भाई इसमें तो इंटीग्रेशन करना नहीं है, इसी में इंटीग्रेशन करना है, तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। तो आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस पूरे इंटीग्रेशन को अगर हम आई मान लें तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब भाई अगर प्रोडक्ट रूल आपको पता हो तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी करना है, जिसमें ये अगर फर्स्ट है और ये अगर सेकंड है, तो ये क्या कहता है भैया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस होल का इंटीग्रेशन। यही तो कहता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल यहां पे लगा दो। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x ही, और चूंकि इसकी पावर में 2x है तो 2x को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लगा दिया हमने 2। अरे यार e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर ax अपॉन a। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 2x बाई 2 का dx। ये 2 बाहर ले लो, इस 2 को हम 1/2 यहां लिख लें। अगर इस 2 को, ये जो 2 था उसको 1/2 बाहर लिख दिया और ये इंटीग्रेशन लिख दी, कोई दिक्कत। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब समझो, अब ये फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाई पार्ट से। यहां पे i इक्वल्स टू साइन ऑफ e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, इसका फिर से इंटीग्रेशन करो जरा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो कॉस का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन। ये होगा, आ रही बात समझ में। अब सुनो, थोड़ी सी जगह बना लीजिए। अब देखो, अगर इस माइनस को हम बाहर ले लें और इस 2 को हम बाहर ले लें, माइनस आके इसको प्लस बना देगा और ये 2 बाहर आके 1/2 कर देगा यहाँ पे। यानी मतलब ये है भाई मेरे कि अब ये इंटीग्रेशन बन गया, बोलो हाँ या ना, बन गया, बन गया या नहीं बन गया। ठीक, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx को ही तो हमने आई माना था। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx को ही हमने आई माना था, तो क्या हम इसको आई लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को हम आई लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां से i इक्वल्स टू 1/2 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये माइनस 1/2 अंदर जाएगा तो 2 और 2 मिलकर 4, मतलब माइनस 1/4 e टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स, माइनस 1/4 e टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स होगा।
अब फिर ये जो -1/2 जब जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये तो आई बन गया ना भाई, लेकिन ये -1/2 जब जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस और माइनस मिलके क्या दे देगा, माइनस, और 1/2 मल्टीप्लाई होकर दे देगा 1/4, और ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई है, ये पूरी क्वांटिटी आई बन गई है, तो ये बन गया आई। तो या तो इसको ऐसे लिखो या तो इसको लिख दो i/4, एक ही चीज, ठीक है। अब ये -i/4 जब इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, i + i/4, और इधर देखो 1/2 e⁻²x, 1/2 e⁻²x अगर हम कॉमन ले लें 1/2 e⁻²x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा sin x माइनस 1/2 तो कॉमन हो गया, बचा क्या 1/2 इंटू cos x, ये तो इधर आ गया ना, ठीक है। अब देखो ये आ गया 4 + 1 दैट इज 5i/4 इक्वल्स टू 1/2 e⁻²x, यहाँ पे 1 है, एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम 2 आया, 1 2 2 2 sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज, इस 2 से इस 4 को काटो तो ये हो जाएगा 5/2, ये 5/2 उस तरफ जाएगा तो i इक्वल्स टू 2/5 इंटू e⁻²x, और ये 2 को बाहर ले लो, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 sin x माइनस cos x, अब ये 2 से 2 कट गया। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx प्लस c। बताया था ना मैंने कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो हम लोग सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है कि हम सिंपली लास्ट में ऐड करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, बीच में कहीं भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यूज नहीं करते, और ये मेथड हम धड़ल्ले से लगा के ना, एनसीईआरटी खुद ही यही कहता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी यही लगा के ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, तो अब इस i की वैल्यू जो आ गई, इस i की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 e⁻²x ब्रैकेट ऑफ 2 sin x माइनस cos x, क्या ये आ गई, ठीक है। तो ये तो i की वैल्यू आई ना यार, मतलब ये आया, ये आई था ना, RHS आया ना, ये क्या था, RHS, ये LHS, RHS की वैल्यू ये आई है, लेकिन सोल्यूशन हमारा क्या था, सोल्यूशन तो हमारा ये था ना यार, इसको सॉल्व करने पे ना सोल्यूशन आता भाई, और इसमें हमको प्लस सी करना पड़ता, देखो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, तो इसमें एक प्लस सी भी तो करना पड़ेगा, ये हमारा सोल्यूशन है ना, जनरल सोल्यूशन, ये तो आई आया है, ठीक है। तो अब जरा जगह बना लीजिए, देखो सुनो, आई की वैल्यू आ गई, अब सुनो, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम जरा यहां लिख लें साइड में, आई की वैल्यू आ गई हमारी 1/5 e⁻²x ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x, ये हमारी आई की वैल्यू आ गई है, ठीक। अच्छा सा फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा हमारा, देखते हैं। अब सुनो, अब हमारा फाइनल जो जनरल सोल्यूशन था वो तो ये था ना, y इंटू e⁻²x इक्वल्स टू आई प्लस सी, तो आई की वैल्यू तो ये आ गई, तो इसको यहां पुट कर दो, 1/5 e⁻²x ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x प्लस सी, ये क्या है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है, आगे बात समझ। अब जरा मैच कर लेते हैं कि क्या एनसीईआरटी में यही आंसर है, क्योंकि यार एनसीईआरटी के आंसर से जब तक मैच नहीं करता ना आंसर, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तुम लोगों को, पता नहीं क्या बीमारी है, ये एनसीईआरटी का आंसर मैच करना चाहिए यार। एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर पता होगा क्या, घर पे कर रहे हो तो एनसीईआरटी है, पीछे पलट के आंसर देख लिया, लेकिन एग्जाम में कौन बताने जाएगा कि इसका आंसर क्या है, वहां पे तो आपको अपने मेथड और अपने सोल्यूशन पे ही आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा ना, कि जो हमने मेथड लगाया, जो तरीका लगाया वो सही है, तो हमारा जो आंसर आया वो सही है। लेकिन मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आंसर इसका जो है 9.6 का फर्स्ट, 9.6 9.6 का फर्स्ट, अच्छा 9.6 का फर्स्ट ये कह रहे हैं कि साहब y इक्वल्स टू 1/5 ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x प्लस c इंटू e⁻² माइनस ऑफ 2x, ये आंसर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आंसर ये है और अपना आंसर ये है। अच्छा तो देखो यार, अपना जो आंसर है वो भी सही है, एनसीईआरटी का जो आंसर है वो भी सही है। कैसे यार, यहाँ ये एक स्टेप फर्दर इन्होंने सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे y में कहीं भी e⁻²x मल्टीप्लाई नहीं, अपने मल्टीप्लाई है, तो मतलब अगर इसी स्टेप पे, यहीं पे देखो इसी स्टेप पे अगर हम e⁻²x से डिवाइड कर दें, e⁻²x से सबको डिवाइड कर दें, तो e⁻²x कट गया, y इक्वल्स टू 1/5 ब्रैकेट ऑफ 2 sin x माइनस cos x प्लस c, और ये 1/e⁻²x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e⁻² माइनस ऑफ 2x। देखो यही आंसर आ गया।
ये यही आंसर है जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो यार अपना आंसर भी सही था, अगर हम वहीं पे छोड़ देते आंसर तो वो भी सही था। क्या हमको एग्जाम में पूरे नंबर मिलते हैं? बिल्कुल पूरे नंबर मिलते हैं। हमको क्या पता कि कहां तक सॉल्व करना है, फर्दर कहां तक जाना है। हाँ, एक आइडिया होता है कि यार y इज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है हमको, तो एक LHS पे सिर्फ y रखो, RHS पे x का फंक्शन रख दो, वो ठीक है। ठीक है, तो वो लॉजिक भी लगाते तब भी अगर तुम्हें y लाना था तो ऐसे ही करना पड़ता, तो भी ये आंसर आता। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो पीछे आंसर दिया हो वो आपके आंसर से मैच कर रहा हो। हाँ, जो आपका आंसर आया वहां से आप एनसीईआरटी के आंसर तक पहुंच जरूर जाओगे, ये बात सही है कि अगर आपने सब कुछ सही सॉल्व किया है, अगर आपका आंसर सही है तो आप अपने आंसर से एनसीईआरटी के आंसर तक पहुंच जरूर जाओगे, ये सही बात, ठीक है। अब कभी ये मत कर देना पता लगा गलत सॉल्व करके बैठे हो, कॉन्फिडेंस हट, हम तो सही है यार, एनसीईआरटी का आंसर नहीं दिया हमारे फॉर्म में तो हम क्या करें, हमारा जो आंसर है वो सही है, हम वहां से एनसीईआरटी के आंसर तक पहुंच जाएंगे। कॉन्फिडेंस में बैठे हो, पता लगा जो आंसर है वो गलत है। तो जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार जो तुम्हारा आंसर आया वहां से एनसीईआरटी के आंसर को निकाल के जरूर देख लेना, इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा कि हाँ यार जो मेरा तरीका था वो सही था। तो यहाँ पे आपकी 9.6 LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया मैंने। ये टाइप 1 था, टाइप 2 में भी कुछ नहीं करना यार, सोल्यूशन सब कुछ यही है, बस जो यहाँ पे x हो जाएगा और जो भी प्रोसेस हमने dx के रिस्पेक्ट में किया है वो सारा का सारा प्रोसेस आप dy के रिस्पेक्ट में कर लोगे, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ dy के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये 9.6 है, अब इसके बाद 9.5 होगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर 9.4 एंड सो ऑन। हम लोग पीछे चल रहे हैं, ध्यान रखना, 9.6, 9.5, 9.4 एंड सो ऑन, पीछे से आगे की तरफ चल रहे हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। आज के वीडियो में